नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 से 25 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर है और राष्ट्रपति सचिवालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद 24 नवंबर यानी आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और वहीं 25 नवंबर को राष्ट्रपति हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और यहां सभा को संबोधित भी करेंगे। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्रपति आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती के समारोह में 1.5 घंटे रहने के बाद शाम 5 बजे सर्किट हाउस में करीबियों से मुलाकात भी करेंगे और जिनमें उनके पुराने मित्र समाज सेवी व्यापारी जैसे शामिल है। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए 24 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट होनी अनिवार्य है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 नवंबर को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस से रवाना होंगे और 10:10 पर सिविल एरोड्रोम पहुंचेंगे और यहां से 11 बजे वो हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय नवाबगंज पहुंचेंगे और यहां वो यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12:20 पर राष्ट्रपति यहां से कानपुर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और 1 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति इस साल कई बार चुनाव वाले यूपी का दौरा कर चुके हैं और सितंबर में कोविंद ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में भावनाएं भड़काने का काम करे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भावनाएं भड़काकर माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटना जानती है। और योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कानपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे और इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूं जो सिटीजनशिप एक्ट संशोधन के नाम पर लोगों को भड़काने का काम फिर से कर रहा है और जनता जानती है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और वो लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करे। लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस दिशा में आगे भी बढ़ चुका है और अब दंगा नहीं दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सावधान होकर सुन ले, अगर प्रदेश में भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती के साथ निपटना जानती है। और इस सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि अगर फर्क देखने की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा था, लेकिन आज 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो विकास की नई गाथा है। और उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, लेकिन आज दूर दूर तक इसमें से कोई दिखाई नहीं देता है। और बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर कानून व्यवस्था का राज है और उन्होंने कहा कि 70 साल में उत्तर प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेज मिले थे, लेकिन 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम योगी जी ने किया और ये होता है विकास। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और एक ट्वीट में प्रियंका ने कहा कि मोदी के राज में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको महंगा नहीं किया। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी की ओर से 2014 में दिए गए उस नारे की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और कांग्रेस महासचिव ने लिखा, मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी बचा नहीं जिसको महंगा नहीं किया गया। और आटा महंगा, मोबाइल का डाटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, और कपड़े महंगे, जूते महंगे और महंगी सब्जी दाल। उन्होंने आगे लिखा है, और बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार करें।
और कांग्रेस ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को अपना चेहरा बनाया और इसके बाद से ही वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय और वो सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती रहती। और इसके पहले भी एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता देखिए, अपना भव्य कार्यालय तैयार कर लिया मगर जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट भी नहीं रखी और जनता सब देख रही है। और इसके साथ प्रियंका गांधी ने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की थी और इस कटिंग की होर्डिंग है, बीजेपी का कार्यालय तैयार लेकिन अस्पताल का इंतजार। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञाएं कर रही है और इसके तहत पार्टी ने चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार बनने पर लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन मुफ्त में दिए जाएंगे। और यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे और वैसे वैसे प्रदेश में सियासत गर्माती भी जा रही है और सभी सियासी दल 2022 के चुनावों को जीतने के लिए जी जान से मेहनत करें। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार पार्टी के लोगों के साथ बैठकें कर रही हैं। और आज मायावती ने पार्टी कार्यालय पर प्रदेश की 66 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई और जीत की रणनीति पर चर्चा की। और ये 66 सुरक्षित सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इन सीटों पर जीत हासिल करता है वो प्रदेश में सत्ता का सिकंदर बनता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली और हर पार्टी लगातार अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है जिसमें चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी इस पर चर्चा हो रही। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार चुनावी रणनीति तैयार कर रही और 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशी राम की पुण्यतिथि पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। और उसके बाद से लगातार वो पार्टी के लोगों को दिए हुए कामों का रिव्यू कर रही है। और हाल ही में उन्होंने पार्टी कार्यालय पर प्रदेश की सुरक्षित सीटों के सभी विधानसभा अध्यक्षों को बैठक के लिए बुलाया था और बैठक में मायावती ने इन विधानसभा अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया था। और वहीं भजन सम्राट अनूप जलोटा यूपी के आजमगढ़ में पहुंचे और किसान आंदोलन पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले किसान आंदोलन किसानों की जरूरत को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन जब विरोधियों को मालूम हुआ कि ये चीजें भुनाई जा सकती है तो इसमें विरोधियों के साथ चीन पाकिस्तान मिल गया और खालिस्तान की फिर से रूपरेखा बनाने लगे। और अनूप जलोटा ने सवाल करते हुए कहा कि कोई लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान करेगा तो हम कैसे सहेंगे। जो लोग किसान आंदोलन चला रहे उन्हें समझने की जरूरत है कि इससे अपने देश के लोग तंग हो रहे हैं। और दरअसल आजमगढ़ में अनूप जलोटा सारेगामा एकेडमी की तरफ से आयोजित एक ऑडिशन वर्कशॉप में हिस्सा लेने आए थे और जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में कमाल का टैलेंट है, मैं जब भी यहां आता हूं तो काफी आजमी की याद आ जाती है और हम चाहते हैं कि यहाँ भी सिंगिंग स्टार्स नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि आजकल की फिल्में पहले जैसी नहीं रही और पहले की फिल्मों और गानों में काफी मेहनत होती थी और आजकल की फिल्में और गाने एक हफ्ते चलने के लिए बनते हैं। और पहले ये सोचा जाता था कि ऐसा गाना बनाया जाए कि हर शादी में बजे, जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया और ए मेरी जोहरा जबी। इन गानों के बिना आज भी हर शादी अधूरी है। और वहीं इससे पहले आजमगढ़ पहुंची बेहतरीन अदाकार और पूर्व सांसद शबाना आजमी ने बयान दिया था कि किसान बिल जिस तरह से वापस हुआ उसी प्रकार सीए एनआरसी की वापस को लेकर भी आंदोलन होना चाहिए। और इस सवाल पर अनूप जलोटा ने कहा कि सरकार ने किसानों को काफी सहूलियत दी है, लेकिन सरकार ने जो भी कानून बनाए वो वापस हो जाएंगे तो लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगेंगे।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग बेटी के साथ रेप के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 51,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। और अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह पैरवी कर रहे थे और अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 25 अगस्त 2021 को थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति 2 सालों से उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है और विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले पुलिस ने संज्ञान में आने के बाद तहरीर के आधार पर सुजौली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम नितिन पांडे ने मात्र 57 दिन में विचारण पूर्ण कर मंगलवार को देर शाम आरोपी अभियुक्त को फांसी और 51,000 के जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई है। और इस मामले में पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 11 दिनों में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था और पुलिस की कड़ी पैरवी से 3 महीने के भीतर पीड़िता शुजा को न्याय मिला और नाबालिग से रेप के साथ फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। और ये मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए डीएनए परीक्षण हेतु प्रदेशों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर से दाखिल कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया था। और इसके पहले 2 मामलों में फांसी की सजा जिस आरोपी को सुनाई गई उसमें से एक में एक पीड़िता की वारदात के दौरान ही गंभीर चोट के कारण उपचार के दौरान मौत हो चुकी थी और जबकि दूसरी पीड़िता को आरोपी ने ही साक्ष्य मिटाने के प्रयास में गला दबाकर मार दिया था। और कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को सुजा के नाम से संबोधित किया और इस फैसले से नाबालिग से यौन शोषण के अपराधों में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक किताब व्यापारी की मौत हो गई और मौत की सूचना होटल स्टाफ ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर दरवाजा तोड़कर मृतक को कमरे से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां अजय अरोड़ा मुजफ्फरनगर से एटा व्यापार के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ भावना पैलेस में रुके हुए थे और ड्राइवर ने बताया कि वो किसी कार्य से सुबह बाहर निकल आया था और इसी बीच होटल से फोन आया कि अजय अरोड़ा अपने कमरे का गेट नहीं खोल रहे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद गेट तोड़ा गया तो अजय अरोड़ा मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पच्चीस दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे करने जा रही है। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि अटल जयंती पर यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे करने की तैयारी की जा रही। और वहीं आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने का सरल और सुगम रास्ता है। और यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में लागत करीब 128.29 अरब रुपए आई थी और ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसकी दूरी करीब 165 किलोमीटर की है। और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भी जोड़ता है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा का नाम शामिल है। और साल 2012 में ये एक्सप्रेसवे आम जनता को समर्पित किया गया था, जिसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली के लोगों को आगरा और लखनऊ जाने में बेहद आसानी होने लगी है। और वहीं अब यमुना एक्सप्रेसवे 25 दिसंबर से अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। और यह जानकारी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दी और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार अटल जयंती पर यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेसवे रखने की तैयारी में जुट गई है और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 25 दिसंबर को अटल जयंती के दिन इस एक्सप्रेसवे का नया नामकरण कर अटल एक्सप्रेसवे रख दिया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है और गरीबों को समुचित इलाज मिलने का दावा भी कर रही है। लेकिन हाल ही में रायबरेली जिला अस्पताल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो मानवता को तार तार करने वाला है।
और यहाँ के जिला अस्पताल में महिला सर्जिकल वार्ड के सामने एक महिला पैर में प्लास्टर बांधे हुए जमीन पर लेटी हुई नजर आई है। और इतना ही नहीं, वार्ड के अंदर गंदगी और बदबू इतनी ज्यादा थी कि वहां क्षण भर भी रोकना मुश्किल है। और वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस बारे में सवाल किया गया तो वो इस पर पर्दा डालते हुए नजर आए। दरअसल जिला अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड के सामने एक शांति देवी नाम की महिला अपने पैर में प्लास्टर बंधवाए जमीन पर लेटी नजर आई और फर्श पर लेटे हुए वो महिला दर्द से करहा रही थी और बार बार अस्पताल के स्टाफ को आवाज लगा रही थी। लेकिन वहीं पास बने पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड के कर्मियों को उसकी ना तो आवाज सुनाई दी और ना ही उसका दर्द दिखाई दिया। और वहीं अस्पताल में आने जाने वाले लोग महिला की हालत देखकर अस्पताल प्रशासन को कोसते हुए नजर भी आए। और वहीं जैसे ही अस्पताल में तो वहां हड़कंप मच गया। और वहीं साफ सफाई के नाम पर जिला अस्पताल में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहां जिस तरह गंदगी का अंबार फैला हुआ उससे अस्पताल प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नजर आई है। और इतना ही नहीं, जिस फर्श पर वो महिला लेटी थी वहां पर गंदगी इस कदर फैली थी कि कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल था। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के सफाई कर्मी भी अपना काम ठीक से नहीं करें। और वहीं आपको बता दें कि शांति देवी नाम की महिला को पुलिस कर्मियों ने इस अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल महिला उन्नाव जनपद की रहने वाली बताई जा रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर है और यहां जेपी नड्डा ने नामदेव गुरुद्वारे में पूजा की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किए और उनकी पुरानी मांगों को पूरा भी किया। अब प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों में शामिल लोगों पर एसआईटी बैठाकर उनको जेल भेजने का काम किया। भले ही वो कितने ही प्रभावशाली हो, यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नड्डा के साथ मौजूद है। इसके बाद जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर और 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आप सब और मैं बड़े भाग्यशाली है कि हमें ये भव्य कार्यालय देखने को मिलेगा। और आप उनसे पूछिए जो आज से 15 से 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर किसी किराए के मकान में रहकर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। और जेपी नड्डा ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का सुख लेना है तो अंधेरे को याद करो और विपत्ति काल को याद करोगे तभी सुख के काल का आनंद ले सकोगे। और हमें यहाँ रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। और 5 के से पार्टी का संगठन चलता है, एक कार्यकर्ता का और कार्यकारिणी का और कार्यक्रम और कोष और कार्यालय से सभी चीजें हमारे पास है। और आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और नड्डा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए और कार्यालय आधुनिक भी होना चाहिए। अमित शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और उसी कार्य को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि देश में 432 कार्यालय बनकर तैयार हो गए और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल मंच पर प्रदेश या पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।